अब देखो आज वाली जो क्लास है वो मेन मैं बेसिक क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों ने मेनली ये रेलेवेंट है सीए फाउंडेशन और 11 12 भी अगर तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना, तो भी बेसिक क्लास वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। मैं इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से कंसेप्ट बताता हुआ चलूंगा आप लोगों को, ठीक है, और क्विक वे में हम लोग डिस्कस करेंगे चीजों को। तो अगले 1 घंटे में कोशिश करेंगे पूरा बेसिक एक अच्छे से हम लोग कंसेप्ट समझ लें, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम लोग बात करते हैं अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज समझना, अकाउंट्स के अंदर जो अकाउंटिंग के मेथड्स होते हैं वो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो अकाउंट्स के मेथड है वो मेनली कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में। अब जो पहला मेथड होता है उसको हम लोग कहते हैं कैश बेसिस, और सेकंड मेथड को हम कहते हैं अक्रूवल बेसिस। अकाउंट्स के अंदर जो अकाउंट्स के मेथड होते हैं अकाउंटिंग के, वो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट मेथड इज नोन एज कैश मेथड एंड सेकंड इज नोन एज अक्रूवल मेथड, ठीक है ना। कैश मेथड जनरली फॉलो नहीं किया जाता है कहीं भी, कैश मेथड कभी भी फॉलो नहीं किया जाता है। कैश मेथड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड नहीं है। सिर्फ आप जब सीए इंटर लेवल पे जाओगे या इनकम टैक्स पढ़ोगे तो वहां पर एक दो हेड जहाँ कैश मेथड चलता है। बाकी जनरल अकाउंटिंग हमेशा कौन से मेथड पे चलती है? अक्रूवल मेथड पे। अक्रूवल मतलब होता है अकाउंटिंग हमेशा कौन से सिस्टम पे चलेगी? ड्यू बेसिस। इसका मतलब रिसिप्ट और पेमेंट पे कभी अकाउंटिंग नहीं होती। पैसा आ गया बट उसका आने का हक नहीं बनेगा तो इनकम नहीं कहलाएगा। पैसा देना है बट देने का हक नहीं बनेगा तो एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। तो जब भी मैं अकाउंटिंग की बात करता हूं, अकाउंटिंग के मेन दो मेथड हैं, वन इज नोन एज कैश मेथड, सेकंड इज नोन एज अक्रूवल मेथड। कैश मेथड मतलब होता है अकाउंटिंग हमेशा रिसिप्ट और पेमेंट पे करी जाएगी, और अक्रूवल मतलब होता है अकाउंटिंग हमेशा किस पे करी जाएगी? ड्यू बेसिस पे करी जाएगी। मतलब अगर आपको देना है, दे दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, देना बनता था कि नहीं बनता था उससे फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो अक्रूवल मेथड ये बोलता है अकाउंटिंग में हमेशा करंट ईयर के एक्सपेंस और इनकम ही कंसिडर करना है, प्रीवियस ईयर या अगले साल को कंसिडर नहीं करना है। अब अक्रूवल कंसेप्ट के अंदर समझाने के पहले मैं आपको यहां पर यह बता देता हूं, अक्रूवल कंसेप्ट के अंदर देयर आर फोर मेथड्स। मतलब अक्रूवल के अंदर चार तरह के अलग अलग तरीके हैं। एक होता है आउटस्टैंडिंग, एक होता है प्रीपेड, एक होता है अक्रूड, एक होता है अनअर्न। देखो यहाँ पर मैं आपको ये अज्यूम करते हुए पढ़ा रहा हूँ कि आपको बेसिक्स आइडिया है, थोड़ा बहुत आइडिया है, बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं जाऊंगा मैं ना, थोड़ा स्पीड में लूंगा मैं इसको, ठीक है ना। अब अक्रूवल के अंदर देयर आर फोर कंसेप्ट। द फर्स्ट कंसेप्ट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। और आउटस्टैंडिंग ध्यान रखना बिजनेस के लिए क्या होती है? हमेशा लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, बट क्योंकि ये ड्यू हो गया इसलिए एक्सपेंस मान लिया जाएगा, क्योंकि अमाउंट ड्यू हो गया इसलिए क्या मान लिया जाएगा? एक्सपेंस। प्रीपेड की जब मैं बात करता हूं, प्रीपेड का मतलब होता है पेड बट नॉट ड्यू। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पेड बट नॉट ड्यू। और प्रीपेड हमारा क्या होता है? असेट। प्रीपेड क्या है हमारा? असेट। अब क्योंकि पे कर दिया ड्यू नहीं हुआ तो प्रीपेड कभी भी एक्सपेंस नहीं मानेंगे, पे कर दिया ड्यू नहीं किया तो प्रीपेड कभी भी एक्सपेंस नहीं मानेंगे। अक्रूड की जब मैं बात करता हूं, इसका मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव। अक्रूड का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट रिसीव। एंड अक्रूड हमेशा क्या होता है? हमारा असेट होता है। और अनअर्न्ड की जब मैं बात करता हूं, इसका मतलब होता है रिसीव बट नॉट ड्यू। रिसीव बट नॉट ड्यू, एंड अनअर्न्ड इज ऑलवेज योर लाइबिलिटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो अक्रूवल के अंदर चार कंसेप्ट होते हैं। पहला होता है आउटस्टैंडिंग, दूसरा होता है प्रीपेड, तीसरा होता है अक्रूड, चौथा होता है अनअर्न्ड। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, लाइबिलिटी। प्रीपेड मतलब पेड बट नॉट ड्यू, असेट। अक्रूड मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव, असेट। और अनअर्न्ड मतलब रिसीव बट नॉट ड्यू, दैट इज लाइबिलिटी, ठीक है ना। अब क्या होता है जब मैं अकाउंट्स ये बताता हूं कि अपने को बेसिकली कोई भी अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, कोई भी अकाउंट को डेबिट करना है क्रेडिट करना है, वो हमेशा डिपेंड करता है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट पे। एनी अकाउंट वेदर इट इज टू बी डेबिटेड और वेदर इट इज टू बी क्रेडिटेड, वो हमेशा डिपेंड करता है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट पे। तो क्या होता है जब मैं अकाउंट के क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, जब मैं अकाउंट के क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो अकाउंट मेनली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। जो पहला क्लासिफिकेशन होता है उसको कहते हैं ट्रेडिशनल, और सेकंड जो क्लासिफिकेशन होता है उसको कहते हैं हम लोग मॉडर्न। तो जब हम अकाउंट के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अकाउंट मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन नोन एज ट्रेडिशनल एंड सेकंड इज नोन एज मॉडर्न। ट्रेडिशनल ध्यान रखना अकाउंट तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है रियल, सेकंड होता है नॉमिनल, और थर्ड होता है पर्सनल। जब हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अकाउंट तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है रियल, सेकंड होता है नॉमिनल, और तीसरा होता है पर्सनल। जब मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो अकाउंट का क्लासिफिकेशन पांच पार्ट में होता है, आर ई सी ए और एल।
बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन को समझना आसान है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, बट एक बार नॉलेज के लिए दोनों अपन लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है जब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की, तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में तो अब देखो जो मैं समझा रहा था कि अकाउंट के क्लासिफिकेशन मेनली दो पार्ट से होते हैं। वन इज नोन एज ट्रेडिशनल, जिसमें तीन क्लासिफिकेशन, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, और एक होता है मॉडर्न। अब अपने को है ना इस ट्रेडिशनल को अप्लाई करना टफ होता है, मॉडर्न को अप्लाई करना थोड़ा इजी होता है, ठीक है ना। मैं पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पूरा समझाता हूँ, फिर मॉडर्न समझाता हूँ, ठीक है ना। अब क्या होता है जब हम लोग बात करते हैं रियल अकाउंट की, अब रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, वो सारे अकाउंट दैट रिलेट टू असेट, वो सारे अकाउंट जो किससे रिलेट करते हैं, असेट। रियल मतलब असली में। बट यहां ध्यान रखना असेट में कौन कौन से रियल नहीं होते। बैंक बैलेंस रियल में नहीं जाता है, आपका प्रीपेड रियल में नहीं आता है, अक्रूड रियल में नहीं आता है, ठीक है ना। मतलब जब मैं बात करता हूं रियल की, और डेटर्स रियल में नहीं आते हैं। तो रियल मतलब सारे एसेट एक्सेप्ट इन चारों के, बैंक, डेटर, प्रीपेड और अक्रूड, बाकी सब कुछ कौन सी कैटेगरी में जाता है, रियल क्लासिफिकेशन। तो रियल अकाउंट मतलब एवरी अकाउंट एक्सेप्ट बैंक, डेटर, प्रीपेड, अक्रूड, बाकी सारे एसेट के अकाउंट। और रियल दो तरह का होता है, एक होता है टेंजिबल रियल, एक होता है इनटेंजिबल रियल। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब एग्जांपल है इनटेंजिबल रियल के। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ टेंजिबल रियल। तो रियल अकाउंट मतलब वो सारे अकाउंट रिलेट करते हैं असेट से, एक्सेप्ट बैंक, डेटर, प्रीपेड और अक्रूड। अब रियल के अंदर अकाउंटिंग रूल हमेशा ध्यान रखना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का अकाउंटिंग रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल का अकाउंटिंग रूल क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब रियल के बाद जब मैं बात करता हूं नॉमिनल की, तो ये ध्यान रखना नॉमिनल के अंदर क्या होता है, वो सारे अकाउंट दैट रिलेट टू एक्सपेंस और रेवेन्यू, वो सारे अकाउंट जो किससे रिलेट करते हैं, एक्सपेंस से या रेवेन्यू से, वो सब किस में जाते हैं, नॉमिनल। खर्चों का और कमाई का अकाउंट, खर्चों का और कमाई का अकाउंट, वो सब किस में होता है, हमेशा नॉमिनल, मतलब जो इमेजिनरी अकाउंट है, जैसे रेंट पेड। अब यहां ध्यान रखना प्रीपेड रेंट नॉमिनल नहीं है। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तुम सिंपल लॉजिक ध्यान रखो, जो मैंने आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन बताया ना, रिकॉल वाला, जो चीज मॉडर्न के अंदर आर और ई में जाती है वो ट्रेडिशनल में नॉमिनल में जाएगी। जो चीज मॉडर्न में आर और ई में जाती है वो ट्रेडिशनल नॉमिनल है। अब बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या आर और ई में जाता है, क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये नॉमिनल नहीं है। प्रीपेड क्या आर और ई में जाता है, तो ये नॉमिनल नहीं है, ये असेट है, ये नॉमिनल नहीं है। अक्रूड क्या आर और ई में जाता है, नहीं। अगर आर और ई मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस, कमाई और खर्चे के अकाउंट। अक्रूड कौन सी कैटेगरी है, तो नॉमिनल नहीं है। और अनअर्न्ड लायबिलिटी तो नॉमिनल नहीं है। तो वो सारे अकाउंट जो मॉडर्न कैटेगरी के अंदर आर और ई में जाते हैं वो ट्रेडिशनल में नॉमिनल में जाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल समझो, रेंट पेड, बताओ कौन सी कैटेगरी है, रेंट पेड क्या एक्सपेंस है, तो नॉमिनल है। वेजेस पेड नॉमिनल, सैलरी तो नॉमिनल, इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू है तो नॉमिनल। तो नॉमिनल मतलब वो सारे अकाउंट दैट रिलेट टू एक्सपेंस और रेवेन्यू, वो सब नॉमिनल। नॉमिनल का अकाउंटिंग रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। तो अकाउंटिंग रूल फॉर नॉमिनल इज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो मेरे को एक बात बताओ, ट्रेडिशनल के अंदर पहला क्लासिफिकेशन कौन सा, और रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, सारे एसेट के अकाउंट एक्सेप्ट बैंक, डेटर, प्रीपेड, अक्रूड, बाकी सब कुछ रियल। सेकंड कैटेगरी नॉमिनल, खर्चे के और कमाई के अकाउंट, जो एक्सपेंस रेवेन्यू वो सब नॉमिनल। अकाउंटिंग रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब अगर मैं थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करता हूं वो कहलाता है पर्सनल। अगर मैं थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करता हूं कहलाता है पर्सनल। अब जो पर्सनल अकाउंट होता है ना वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। द पर्सनल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। वन इज नोन एज आर्टिफिशियल, सेकेंड इज नोन एज नेचुरल, और एक कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव। तो जो पर्सनल अकाउंट है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज नोन एज नेचुरल, सेकेंड इज नोन एज आर्टिफिशियल एंड थर्ड इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव।
तो पर्सनल अकाउंट की जब मैं बात करता हूं वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव. दीज आर थ्री कैटेगरी ऑफ पर्सनल क्लासिफिकेशन. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड नेचुरल? नेचुरल मतलब होता है वो सारे पर्सन विच आर क्रिएशन ऑफ नेचर, जैसे हम लोग सब, ठीक है, राम, श्याम, सोहन, मोहन, दीज ऑल आर क्रिएशन ऑफ नेचर. जिसको क्रिएट नेचर ने किया है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, दे ऑल आर नेचुरल पर्सनल अकाउंट. अगर मैं बात करता हूं आर्टिफिशियल, मतलब नकली के पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, जो कानून से बने, जैसे मान लो कंपनी, ट्रस्ट, एचयूएफ, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, बैंक, ये सब कौन से हो गए? आर्टिफिशियल. और रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो कैपिटल ओनर के पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्राइंग ओनर के पर्सनल यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अक्रूड इनकम इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और रिप्रेजेंटेटिव के अंदर एग्जांपल मैंने बताया, कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, प्रीपेड हो गया, ये सब अक्रूड इनकम हो गया, अनअर्न्ड इनकम हो गया. These all are example of representative personal. पर्सनल का काउंटिंग रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो ये तीन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होते हैं. बताओ, पहला क्लास रियल, रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अच्छा बताओ, पर्सनल कितने तरह का? बोलो फटाफट. तीन, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव. नेचुरल मतलब विच आर क्रिएटेड बाय नेचर. आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सी कैटेगरी है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. प्रीपेड, वेजेस, वेजेस, नॉमिनल. कार्टेज, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स, नॉमिनल. कैरेज आउटवर्ड, नॉमिनल. ठीक है ना? तो ये सब कैटेगरी होती है बेसिक. परचेज, परचेज और सेल. द वर्ड परचेज इज ऑलवेज यूज फॉर गुड्स. अगर फर्नीचर डीलर फर्नीचर खरीद रहा है तो वर्ड यूज करेगा परचेज. कोई फर्नीचर मैं खरीद रहा हूं तो मैं बोलूंगा फर्नीचर. तो फर्नीचर डीलर जब फर्नीचर खरीद रहा है, दैट इज योर एक्सपेंस, दैट इज नॉमिनल. सेल ऑफ फर्नीचर बाय फर्नीचर डीलर, सेल. तो परचेज और सेल हमेशा नॉमिनल होते हैं, ठीक है ना? परचेज और सेल हमेशा एक्सपेंस और रेवेन्यू होते हैं. बोलो समझ आया? अब अगर मैं बात करता हूं ट्रेडिशनल के बाद सेकंड क्लासिफिकेशन की, मॉडर्न. तो मॉडर्न के अंदर ध्यान रखना, अकाउंट तीन पार्ट में पांच पार्ट में क्लासिफाई होते हैं. रिकॉल. और मॉडर्न को अप्लाई करना आसान है. कोई भी जर्नल एंट्री आपको सिर्फ आइडेंटिफाई कर लो कैटेगरी कौन सी है, फिर रूल अप्लाई कर दो. अब मेरी बात समझना, जब मैंने मॉडर्न में बात किया तो पांच क्लासिफिकेशन बताए. एक तो बताया आर, एक बताया ई, एक बताया सी, एक बताया ए और लास्ट बताया एल. यहां पर यह ध्यान रखना, आर, सी और एल, इन तीनों का रूल क्या होता है? सेम होता है. और ई और ए का रूल क्या होता है? हमेशा सेम होता है. आर, सी और एल जब भी इंक्रीज होता है तो हमेशा क्रेडिट किया जाएगा. आर, सी और एल जब भी इंक्रीज होगा हमेशा क्या किया जाएगा? क्रेडिट. और आर, सी और एल जब भी डिक्रीज होगा हमेशा क्या किया जाएगा? डेबिट. ई और ए जब भी इंक्रीज होगा हमेशा डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट. ठीक है ना? अब आर, सी, एल, whenever increase we will credit, whenever decrease we will debit. E और A whenever increase debit, decreases credit. अब यहां पर है ना एक चीज समझना, जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक ये लिखा बैलेंस शीट. अब मैंने ये लिखा बैलेंस शीट, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखता हूं, इसको हिंदी में लिखता हूं बैलेंस की शीट. मतलब इसमें वही आएंगे जिसके अंदर क्या है, और जिसमें बैलेंस नहीं वो इसमें नहीं आएगा. इस शीट में वही लोग आएंगे जिसके अंदर बैलेंस है, जिसमें बैलेंस नहीं वो यहां नहीं आएगा. अब ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट में इधर तो रहता है लाइबिलिटी और इधर रहते हैं असेट. बैलेंस शीट में इस साइड रहता है लाइबिलिटी, इस साइड रहता है असेट. और इसमें एक और कैटेगरी आ जाती है, कौन सी? लाइबिलिटी का एक और पार्ट होता है कैपिटल. लाइबिलिटी दो तरह की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब टुवर्ड्स ओनर और एक्सटर्नल मतलब टुवर्ड्स आउटसाइडर. तो लाइबिलिटी में एक और आता है, एक और कौन? कैपिटल, दैट इज योर इंटरनल लाइबिलिटी. तो बैलेंस शीट में मेरे को एक बात बताओ, ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, इस मॉडर्न क्लासिफिकेशन में से ऐसे कितने मेंबर है जो तुमको बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं? तीन. कितने मेंबर नजर आ रहे हैं बैलेंस शीट में? बोले सर बैलेंस शीट में एक तो सी नजर आ रहा है, मतलब ये तीन लोग हैं जो बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं सर. एक तो सी, एक ए और एक एल. तो ये तीन लोगों का घर तो बैलेंस शीट है.
बट सर ये दो लोग बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहे। मतलब ये अगर आपके कोई भी अकाउंट ऐसा है जो सर आर और ई कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, कोई भी अकाउंट ऐसा है जो आर और ई कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, तो उसमें कभी भी बैलेंस नहीं रहना चाहिए। सेम फाइनेंशियल ईयर में अगर अपन ने क्या किया, उसको क्रिएट किया, तो क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। हमेशा अकाउंट्स का बेसिक फंडा ध्यान रखना, भले ही वो फाउंडेशन हो, भले ही वो इंटर हो, भले ही वो फाइनल हो। अगर कोई भी अकाउंट ऐसा है विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ आर और ई, कभी भी वो बैलेंस शीट में नहीं जा सकता। मतलब आर और ई के अंदर बैलेंस कभी नहीं हो सकता। तो अगर कोई अकाउंट ऐसा है जो आर और ई में जा रहा है, तो अगर उसको क्रिएट करके क्या करना पड़ेगा, हमेशा क्लोज। अब यहां पर यह ध्यान रखना, अगर आपने क्रिएट किया, क्रिएट मतलब बनाना और क्लोज मतलब होता है बंद कर देना। क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, कोई भी अकाउंट को क्रिएट अगर क्रेडिट से किया तो क्लोज करेंगे डेबिट करके, और कोई भी अकाउंट को क्रिएट अगर डेबिट करके किया तो क्लोज करेंगे क्रेडिट करके। अब जैसे एग्जांपल समझो, मान लो मैंने ऐसा बोला वेजेस, डेबिट 50,000 है, और ऐसा बोला वेजेस, क्रेडिट 30,000 है। अब मेरे को एक बात बताओ, वेजेस में कितना डेबिट दिख रहा है आपको और कितना क्रेडिट दिख रहा है? तो बोलो वेजेस में बैलेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो सर कौन सा बैलेंस है, 20,000, और कौन सा बैलेंस है ये? अब ये ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस दो ही चीजों का हो सकता है, या तो वो एक्सपेंस होगा या वो असेट होगा। अगर कोई भी अकाउंट में आगे डेबिट लिखा है तो इट कैन बी एक्सपेंस और इट विल बी असेट, वो कभी भी लाइबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल नहीं हो सकता। अब बताओ, वेजेस कैटेगरी कौन सी अभी अपन ने डिस्कस किया, तो क्या बैलेंस होना चाहिए क्या? नहीं। तो आपने डेबिट करके क्रिएट कितने से किया और क्रेडिट करके क्लोज कितने से किया? तो आपका बैलेंस कितना बच रहा है, कौन सा बच रहा है? और डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट के अंदर 100% जाएगा, और कौन साइड जाएगा, असेट साइड। बट जब आप वेजेस को डेबिट साइड में, असेट में डालोगे, तो बैलेंस शीट का हेड बोलेगा असेट, ये तो असेट है ही नहीं, ये तो एक्सपेंस है, इसको यहाँ नहीं ले सकता हूं। तभी ले सकते हो जब प्रीपेड वेजेस हो, वरना वेजेस वहां नहीं जाएगा। इसका मतलब सर वेजेस डेबिट किया होगा वेजेस पे करने के लिए, तो एंट्री करी होगी वेजेस टू कैश, और ये एंट्री कितने से करी होगी? अब क्योंकि यहाँ पे वेजेस क्रिएट हुआ, ये एंट्री नंबर 1 थी, क्योंकि यहाँ पे वेजेस क्रिएट किया, दिस इज एंट्री नंबर 1, और क्योंकि वेजेस क्रिएट हुआ तो इमीडिएट क्या करना पड़ेगा उसको, क्लोज। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, बट डेबिट किसको कर देंगे? तभी आप जब फाइनल अकाउंट बनाते हो तो पीएनएल देखते हो ना, टू वेजेस, गेटिंग माय पॉइंट। और कितने से एंट्री कर दोगे, 50,000। अब अगर मैं मान लो वेजेस का लेजर अकाउंट बना लूं, तो लेजर में कैसे पोस्टिंग होगी, और यहां क्या आ गया, कितना? तो बताओ बैलेंस कुछ बचा नहीं, तो बैलेंस जीरो हो गया, टोटल लग गया 50,000, देयर इज जीरो बैलेंस। अब वेजेस जीरो बैलेंस है, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। आई बात समझ में? एनी डाउट? क्लियर है? अच्छा, इसी तरह मेरे को एक बात बताओ, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट सबको बनाना आता है, सबने 11वीं में रटा हुआ है, इधर तो बाय सेल लिख दो, इधर टू परचेज लिख दो। बट कभी जीवन में 11th में लॉजिक पूछा ही नहीं, कैसे क्यों करना है ऐसे, बाय सेल टू परचेज क्यों लिखना है? ठीक है ना, ये सब रट लेते थे, इधर बाय सेल, इधर एक और रट लेते थे, इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर इधर आ जाता था टू जीपी, इसको इधर ट्रांसफर करना है, इधर नेट प्रॉफिट आएगा, उसको कैपिटल में डाल देना है। ये फॉर्मेट रटा हुआ है सब लोग। बट इसका लॉजिक क्या है समझो, दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। और बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट अपने आप में क्या है, लेजर है। ट्रेडिंग अकाउंट अपने आप में क्या है, अकाउंट है, लेजर है, टी शेप अकाउंट है। सब चीज की जर्नल एंट्री से आता है। आपको कोई भी चीज के लिए जर्नल एंट्री आती है तो इमीडिएट आपसे काम हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, समझना मेरी बात, मैंने गुड्स परचेज किए, और मान लो मैंने गुड्स परचेज किए 50,000 रुपए के, मैंने गुड्स परचेज किए 50,000 के, और मान लो फ्रॉम एक्स परचेज किया मैंने। तो बोलो पहली एंट्री क्या करूंगा मैं, परचेज टू कितने थे? अच्छा बोलो, परचेज को डेबिट करने का लॉजिक, एक्सपेंस था, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है इसलिए इसको डेबिट किया। एक्स को क्रेडिट करने का लॉजिक, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है इसलिए क्रेडिट किया। ये भी क्रिएट हुआ, ये भी क्रिएट। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एक्सपेंस कैटेगरी है तो आपको क्लोज करना पड़ेगा। और परचेज और सेल करना कौन सी एक्टिविटी होती है यार? जैसे मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको बोलता हूँ व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब होता क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग? अकाउंट्स को भूल जाओ, मैं पूछूं व्हाट डू यू मीन ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग का मतलब क्या समझते हो बताओ? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स।
ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? गुड्स खरीदना, यही तो होता है ट्रेडिंग। तो अब मेरे को बताओ, जब परचेज वर्ड गुड्स के लिए यूज हो रहा है, जब परचेज वर्ड यूज किसके लिए हो रहा है? गुड्स। तो परचेज मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी है, और उसी सामान को बेचना वो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी है। तो अब मान लो मैंने कहा ये कैटेगरी एक्सपेंस है, अगर आपने डेबिट करके छोड़ दिया और क्रेडिट नहीं करा तो बैलेंस बताएगा वो। कौन सा बैलेंस बताएगा वो? डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस बताएगा तो एक्सपेंस के अंदर तो बैलेंस हो ही नहीं सकता। सर अभी आपने बताया एक्सपेंस कैटेगरी तो क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज नहीं करेंगे तो बैलेंस शीट में घुसेगा वो। तो क्लोज कैसे करेंगे? रिवर्स एंट्री करके। तो सर ये हमको क्या करना पड़ेगा? दोबारा टू परचेज करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये होता है आप डेबिट करें किसको? पीएनएल को करें या ट्रेडिंग? क्योंकि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी कौन सी है? तो यहां हम लोग डेबिट किसको कर देते हैं? ट्रेडिंग को। किसको डेबिट कर देते हैं? तो आप जो एंट्री देखते हो ना ट्रेडिंग के अंदर, वो इसकी लेजर पोस्टिंग है, वो इसकी लेजर पोस्टिंग है टू परचेज, इसकी लेजर पोस्टिंग है टू परचेज। गेटिंग माय पॉइंट? वो हमने रिवर्सल एंट्री करी है उसकी, तो यहां ट्रेडिंग में आ रही है क्लोजिंग एंट्री। अब मान लो इसमें से कुछ स्टॉक बच गया, समझो मेरी बात, मैंने 500 पेन खरीदे थे, 500 पेन खरीदे, तो ये 500 पेन अब कहां चले गए? भाई परचेज तो खत्म कर दिया आपने, वो 500 पेन कहां डाल दिए? अब मान लो इसमें से 400 ही बिके, मान लो बिके कितने? तो आपने 400 पेन सेल की एंट्री करी डेटर टू, और मान लो 400 पेन बेचे आपने लेट से 120 रुपए पे, तो ये एंट्री हुई आपकी 48,000 रुपए से। 100 रुपए के 500 पेन खरीदे और 400 पेन बेचे 120 पे, तो आपने एंट्री करी डेटर टू सेल। अब बताओ डेटर कौन सी कैटेगरी रिकॉल में? डेटर कौन सी कैटेगरी? तो डेटर था सर असेट। सेल कौन सी कैटेगरी? रेवेन्यू, तो सेल रेवेन्यू। अब वापस क्योंकि रेवेन्यू कैटेगरी तो क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू कैटेगरी क्या करना पड़ेगा? क्लोज। और अब सेल को क्रिएट कैसे किया था? क्रेडिट करके। तो क्लोज कैसे करें? तो हम सर वापस एंट्री करते हैं सेल, और ये कितने से कर देते हैं? आई बात समझ में? तो अब मैं अगर इसकी पोस्टिंग करता हूं इस एंट्री की, तो बोलो कैसे पोस्टिंग करूं इस एंट्री की? तो आप ट्रेडिंग में करोगे क्या? बट ये कितने पेन का हुआ? और बताओ यहां पे कितने पेन है? 500। तो अब 100 का क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक अपना असेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक अपना असेट होता है, क्योंकि आपने परचेस कहां पे ट्रांसफर कर दिया? ट्रेडिंग में। और परचेस कितने पेन का ट्रांसफर करा? सेल कितने की है? तो 100 पेन बचे हुए हैं ना, और वो 100 पेन अब परचेस खाते में नहीं पड़े, वो कौन से खाते में पड़े? ट्रेडिंग। और जो 100 पेन पड़े हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा असेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमारा? और असेट को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं हमेशा? असेट को क्रिएट करने क्या करेंगे? डेबिट। तो क्लोजिंग स्टॉक 100 पेन बचा 100 रुपए पे, 100 पेन बचे 100 रुपए के, तो 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट किया, तो सर क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक असेट था तो इसको क्या किया? कितने थे? डेबिट किया। अब सवाल ये होता है क्रेडिट करें किसको? तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कहां पे पड़ा हुआ है? परचेज में पड़ा है, ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग में। तो अब ट्रेडिंग से निकाल करके अपने को असेट में शिफ्ट करना है, तो हमने क्या किया? एंट्री क्या बनी? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, 10,000। तो अब इसकी पोस्टिंग क्या होगी बताओ? कितने से? समझ आया? तो अब आपको यहां पे क्या दिख जाता है? अगर आपने परचेज 400 पेन का ही बुक किया, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर परचेज के साथ क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिख रहा है? क्योंकि परचेज के साथ क्लोजिंग स्टॉक तभी दिखेगा जब ग्रॉस परचेज बुक करोगे। मान लो परचेज 400 का ही बुक किया तो क्लोजिंग स्टॉक लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, ऑटोमेटिक जीपी आ जाएगा आपका। भाई आज मेरे को बताओ, अगर अपन 400 पेन का परचेज करें और 400 की सेल बताए, तो भी जीपी तो 8,000 ही आएगा ना आपका। ये 10,000 तो ऑटोमेटिक यहां से नलीफाई हो गया ना, तो जीपी तो वापस कितना आ रहा है? अब बताओ, आप 400 की परचेज बुक करो 40,000, और सेल 400 की बुक करो 48,000, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखो ही मत, तब भी जीपी कितना आ जाएगा आपका? 8,000 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है ट्रेडिंग पीएनएल और क्लोजिंग स्टॉक का। यहां तक कोई डाउट? अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब मैंने बात किया, दो एंट्री मैंने बताई आपको। एक तो मैंने बताई परचेज टू एक्स। अब आप अपन ने एंट्री कितने से करी? 50,000। अब मेरे को यहां पर एक चीज बताओ, मैंने परचेज को तो क्लोज कर दिया ट्रेडिंग टू परचेज, तो बताओ परचेज में कोई बैलेंस बचा क्या? तो परचेज तो आपका दोबारा सर क्रिएट करके क्या कर दिया आपने? क्लोज कर दिया, तो परचेज तो क्लोज हो गया। लेकिन बताओ एक्स में बैलेंस बचा है नहीं बचा है? अच्छा, अगर मैं एक्स का लेजर बनाता हूं, ये एक्स का लेजर मैंने बनाया, अब एक्स के अंदर कैसे पोस्टिंग करे बताओ?
तो आप बोलोगे सर बाय परचेज कितने रुपए से कर दें? 50,000 से। यस और नो? अब मान लो अगर एक्स को आपने पेमेंट कर दिया और मान लो 130,000 रुपए दिए, एक्स को पेमेंट किया और कितने रुपए दिए, तो आप बोलोगे सर एंट्री कर दें एक्स टू बैंक, कितने रुपए दिए हमने। तो बताओ एक्स को क्रिएट कितने से किया था अपन ने, क्लोज कितने से किया, कितने रुपए देने बाकी हैं, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आएगा 20,000 देने बाकी है, मतलब अपना लाइबिलिटी है। तो अब इसकी पोस्टिंग करते हैं हम लोग क्या, कितने से। तो अब बताओ मैंने यहां लिखा टू बैलेंस सी डी, सी स्टैंड फॉर क्लोजिंग या कैरिड डाउन, सी स्टैंड फॉर क्लोजिंग, तुम सी और बी में कंफ्यूज हो, सी क्लोजिंग बी बिगनिंग, गेटिंग माय पॉइंट, कितने रुपए। अब मेरे को एक बात बताओ ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है। दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस, दिस इज योर, ऐसा नहीं सर डेबिट की तरफ लिखा, यहाँ क्रेडिट ज्यादा था इसलिए बैलेंस करना पड़ा। दिस इज नोन एज योर क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। और क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस या तो वो कैटेगरी रेवेन्यू होगी, या वो कैटेगरी, या वो कैपिटल लाइबिलिटी, लेकिन अगर बैलेंस है तो रेवेन्यू तो हो नहीं सकता, तो सर ये तो है ही नहीं। अब कैपिटल तो ओनर का पैसा, एक्स ओनर तो है नहीं, तो सर कैपिटल भी नहीं है, तो बचा क्या सिर्फ, तो एक्स क्या है, लाइबिलिटी, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। बोलो आई बात समझ में, वापस समझाऊं, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने बात किया इधर डेटर का, अब अगर मैं एक लेजर बता दूं, लेजर में जैसे ये भी चीज समझ लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नाउ व्हाट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस, दिस इज योर, एंड दिस इज योर। नाउ ये वाला क्रॉस होके ओपनिंग बनता है, इधर वाला क्रॉस होके इधर जाता है। दिस इज योर ओपनिंग विच बैलेंस, दिस इज योर ओपनिंग विच बैलेंस, दिस इज योर क्लोजिंग विच बैलेंस, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। नाउ ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो या तो वो एक्सपेंस होगा या क्या होगा, लेकिन एक्सपेंस तो बैलेंस होता नहीं है, तो वो क्या होगा, हमेशा असेट ही होगा। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, रेवेन्यू कैपिटल लाइबिलिटी, रेवेन्यू बैलेंस हो सकता है कैपिटल होगा या लाइबिलिटी होगा, ओनर का पैसा है तो कैपिटल बढ़ना लाइबिलिटी। क्लोजिंग क्रेडिट कैपिटल और, एंड दिस अगेन योर, आई बात समझ में, एनी डाउट, क्लियर है। अब यहां पर एक और कंसेप्ट समझो, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, सबसे पहले मेरे को बताओ, फिक्टिशियस एसेट, या एक और वर्ड होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट डू यू मीन दिस वर्ड, एनी आइडिया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई आइडिया है, बताओ, एटलीस्ट जिनने अकाउंट्स मुझसे पढ़ी उनको तो आइडिया होना चाहिए, 11th 12th में, बताओ। गुड, बताओ ऐसा क्यों होता है, बाकी लोग बताओ, अभिषेक, व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आइडिया, सुना है वर्ड कभी, सुना है आपने, नंबर भी लाओ 81%, पार्टनरशिप पढ़ पढ़ोगे सब अप्लाई तो करा, बट पता ही नहीं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप में नहीं पढ़ते थे ऐसे, इधर P&L चलता था, इधर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर चलते थे, इधर आपको एक और दिखता था मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिखता था, या असेट साइड में, अभी ऐसे नहीं देखा था। पार्टनर टाइम अपन पढ़ते थे ना, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, अगर ये बैलेंस है अपने को पढ़ना है, अभी आएगा अपने ये, इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करो, ऐसे पढ़ते थे ना। दिस इज एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट, फिर समझ लेना है ना बेटा एक बार, फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं, फिक्टिशियस देखो नाम देखो, असेट के अंदर जब मैं बात करता हूं फिक्टिशियस, अब इसका लॉजिक समझो। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा है अकाउंट्स का, मैचिंग प्रिंसिपल, अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल होता है मैचिंग प्रिंसिपल, जो क्या बोलता है एक्सपेंस और रेवेन्यू हर साल क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए, तभी करेक्ट प्रॉफिट आ पाएगा। अब आप एक बात बताओ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, आज जैसे मान लो, मैं एग्जांपल समझो, मैंने क्या किया, इसको ऐसे समझो, मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ। अभी ध्यान है उदयपुर में एक बहुत टाइम पहले एक ज्वेलरी का उद्घाटन हुआ, ज्वेलरी शोरूम में जो अमिताभ बच्चन ने उद्घाटन किया, कल्याण, सबको पता है, हाँ, वो एक माइंड इमेज सबकी सेट है, कल्याण ज्वेलर है, यदि अपन वहां कभी गए नहीं है, ठीक है ना, भले वो दुकान खाली पड़ी रहती होगी, बट फिर भी सबको पता है कि सर उस शॉप का उद्घाटन किसने किया, अमिताभ बच्चन ने। अपने पड़ोस में कोई ज्वेलरी शॉप है, अपने को नहीं पता होगा, ठीक है ना, बट वो पता है क्योंकि वहां पे अमिताभ बच्चन आया था।
अब बताओ, वो जो कल्याण ज्वेलर्स कंपनी थी, हमको ये पता है उसको अमिताभ बच्चन को एक दिन का 20 करोड़ रुपए पे हुआ था वो इनॉग्रेशन करने के। 3 शोरूम उद्घाटन किए थे, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में, एंड ही चार्ज 20 CR फॉर दैट थिंग। अब कंपनी ने 20 करोड़ का पेमेंट किया तो इसकी अकाउंटिंग तो करी होगी। अब कंपनी कैसे अकाउंटिंग करेगी? अब मान लो ये उद्घाटन हुआ था 2016-17 में, ये साल कौन सा था? 16-17 साल में कंपनी ने इसका इनॉग्रेशन किया, और अमिताभ बच्चन को कितने रुपए पे किए? 20 करोड़। अब कंपनी बताओ, ये 20 करोड़ की एंट्री अगर ऐसे कर दे, अमिताभ बच्चन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक कर दे, चलो 20 CR। अगर कंपनी ऐसे एंट्री कर दे, अमिताभ बच्चन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 करोड़ रुपीज, बोलो एंट्री सही है क्या? आप बोलो सर इसकी बजाय एंट्री होनी चाहिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा मेरे को बताओ सबसे पहले, ऊपर वाली एंट्री में क्या गड़बड़ है? इस वाली एंट्री में क्या गड़बड़ है ये बताओ। क्रेडिटर बनाया, डेटर बनाया? आपने अगर ऐसे एंट्री करी अमिताभ बच्चन टू कैश, तो आपने अमिताभ बच्चन को अपना डेटर बना दिया बुक्स में। डेटर मतलब आप पैसा मांगते हो वापस उससे, तो उद्घाटन करके क्या 4 दिन बाद फोन करो भैया वो 20 करोड़ वापस दो, तो देगा क्या? वो तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हुआ 20 करोड़ का। अब उसने मान लो उद्घाटन किया जनवरी 2017 में, और आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 17। देखो इसका लॉजिक समझना थोड़ा अच्छे से। आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 17 को। अब आप कहते हो यार भैया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 20 करोड़ का है, एक काम करो, ये कौन सी कैटेगरी है बताओ, रिकॉल में कौन सी कैटेगरी है? आप बोलो सर ये कौन सी कैटेगरी है, तो उसको सेम ईयर में क्या कर देना चाहिए? राइट ऑफ कर दो। तो हमने क्या किया, इसको राइट ऑफ कर दिया P&L, ऐसे इसको राइट ऑफ कर दिया, और ये एंट्री कितने से कर दी हमने? राइट ऑफ कर दी। तो पता चलेगा इस साल के जो प्रॉफिट है वो आपके 20 करोड़ रुपए से कम हो गए हर साल। जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, यहाँ कंपनी का प्रॉफिट था 15 करोड़, यहाँ कंपनी का 5 करोड़ का लॉस हो गया, यहाँ कंपनी का वापस 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, यहाँ कंपनी का 18 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो आपका एकदम से अगर आप 4 साल का ट्रेंड देखोगे तो आप पता लगेगा इस साल ऐसा क्या हुआ कि 5 करोड़ का लॉस हो गया। तो इस साल या तो मैनेजमेंट बहुत इनएफिशिएंट था, या मैनेजमेंट ने ऐसा बहुत बड़ा खर्चा कर दिया है। तो इस साल क्या हुआ ऐसा जो मैनेजमेंट को 5 करोड़ का लॉस हो गया? तो मान लो इस साल एक मैनेजर रखा था आपने कि भाई तेरी जिम्मेदारी है फर्म का प्रॉफिट बनाने का। मान लो मैनेजर था मिस्टर C, ये अपना मैनेजर था, चिराग ही अपना मैनेजर थी। चिराग को हमने कहा भाई तेरा काम है प्रॉफिट बढ़ाने का, और चिराग को इस साल रखा, और ये साल एंड हुआ और हमको दिखा लॉस है। मैंने चिराग भैया तेरे को नौकरी से निकाल रहे हैं, तेरे कारण लॉस हो गया 5 करोड़ का। अब बताओ उसके कारण लॉस हुआ क्या? ये लॉस किस कारण से हुआ? आपने इस साल हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया, और हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करने के बाद आपने अकाउंटिंग गलत करी। मेरे को एक बात बताओ, अपन एक्सपेंस को राइट ऑफ करते हैं, आज जैसे मान लो मैंने रेंट पे किया, रेंट को इसी साल राइट ऑफ करता हूँ क्योंकि रेंट का बेनिफिट मेरे को आने वाले महीनों में नहीं मिलेगा। आज एसी खरीदा मैंने, अब एसी खरीदा मैंने, सोचा इसकी लाइफ 5 साल है, तो मैं ओवर द पीरियड 5 साल तक डिप्रेशन लगाऊंगा ना एसी पे। आज एसी खरीदा, आज एंट्री करी एसी टू कैश, अब मैं आज इसी साल राइट ऑफ कर दूं P&L टू एसी, तो एसी हट गया यहाँ से? एसी तो अगले 5 साल तक चल रहा है, तो इसका ओवर द पीरियड जब मैं यूज 5 साल तक कर रहा हूं तो उस खर्चे को भी तो 5 साल में राइट ऑफ करूंगा। तो आप मेरे को बताओ, आपने एडवर्टीजमेंट 20 करोड़ का किया, तो आप एक्सपेक्ट करते हो आज अमिताभ बच्चन है, कल आपकी एकदम से ग्राहकी बदल जाएगी? आज मान लो मेरे को एक बात बताओ, मैंने कोई पेपर में ऐड लगाया अरे हेड्स का, और मान लो 5 लाख रुपए दिए, और ऐड लगाते मेरे को लगा कल एकदम से 100 बच्चे आ जाएंगे मेरे यहाँ, तो बेटर मैं रोज ऐड लगाऊं फिर तो। 5 लाख लगाऊं, कल 100 बच्चे पढ़ाऊं, फिर 5 लगाऊं, फिर 100 बच्चे पढ़ाऊं, ऐसा होता है क्या? भाई एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आपको धीरे धीरे मिलता है। ऐसा नहीं हो आपने आज 5 लाख रुपए खर्च करें, कल आपके कस्टमर आ गए। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने जब अमिताभ बच्चन को 20 करोड़ रुपए दिए 5 साल पहले, आज तक अपनी इमेज बताई कि हमको उस कल्याण जो ने अमिताभ बच्चन को बुलाया,
तो इस खर्चे को कंपनी क्या करती है, एस्टिमेट करती है, ये 20 करोड़ हम खर्च करेंगे तो इसका बेनिफिट हमको कितने समय तक मिलेगा। तो कंपनी को लगा यार ये खर्चा किया और इसका बेनिफिट कम से कम 5 साल तक तो मिलेगा ही सही। भाई आज अपन ने एक ब्रांड क्रिएट किया, इस ब्रांड को लोग अगले 5 साल तक याद रखेंगे, भैया 5 साल पहले अमिताभ बच्चन आया। हाँ, अब हो सकता है आज से 5 साल बाद में किसी बैच से क्वेश्चन पूछूं, उनको नहीं पता होगा, प्योर खत्म हो गया इमेज, तो वापस कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा। तो कंपनी को ये पता है हमने 20 करोड़ रुपए खर्च किए और इसका बेनिफिट कितने साल तक मिलता है हमको। तो कंपनी जब बेनिफिट आपको 5 साल है तो आपको 5 साल तक उसकी सेल मिलेगी ना, तो उस खर्चे को भी उसी प्रोपोर्शन राइट ऑफ करो। तो कंपनी क्या करती है, जिस दिन अपन ने पेमेंट किया, अब या तो भाई अमिताभ बच्चन को ऐसा बोले कि भाई देख तेरे आने से हमको बेनिफिट अगले 5 साल तक मिलेगा, तो एक काम कर तू पेमेंट किस्तों में ले ले। किस्तें मतलब धीरे धीरे किस्तें बनवा लेते हैं हम लोग, 20 करोड़ है, अगले 5 साल तक धीरे धीरे तेरे को पैसा मिलता रहेगा। अब आ तो आज जाओ बट पेमेंट अगले 5 साल तक लो, तो एग्री करेगा क्या? तो इमीडिएट पेमेंट लेगा एडवर्टीजमेंट वाला। तो अब आपने 2016-17 में एक एंट्री पास की, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर टू कैश, और ये एंट्री करी आपने कितने करोड़ की, और अब आप क्या कर रहे हो, इस अमाउंट को राइट ऑफ करते जा रहे हो। और आपने राइट ऑफ करने के लिए एंट्री करी P&L टू, और आपने बेनिफिट पता लगा लिया भैया इसका बेनिफिट अपने को मान लो 5 साल तक मिलेगा। तो आपने कहा यार इस साल तो एक काम करो, सिर्फ कितना राइट ऑफ करो, 4 करोड़ रुपए। अब जब तुमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाया तो आपने इधर पोस्टिंग क्या करी, और इधर आपने राइट ऑफ क्या किया। अब इधर क्या दिखेगा, बाय। अगर आप पूरा का पूरा बर्डन इस साल डालोगे तो प्रॉफिट ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाएगा आपका, तो पूरा बर्डन इस साल नहीं डाल सकते हो। अब बताओ ये कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस है तो सर ये क्या है हमारा, असेट। अब जब ये असेट साइड गया तो आपने इसको असेट साइड लिखा। अब इधर असेट थे, एक तो लैंड था, एक बिल्डिंग लैंड था, मान लो 5 करोड़ का लैंड था, 15 करोड़ की बिल्डिंग थी, और इधर एक और आ गया क्या, 16 करोड़। फिर इधर डेटर भी थे, मान लो 2 करोड़ के डेटर थे। अब एक साल बाद लगा यार धंधा कर नहीं पा रहे और अभी धंधे को बंद करो, डिसोल्यूशन करना है इस फॉर्म का। अब डिसोल्यूशन करना है तो आपने कहा एक काम करो, ये सब असेट को बेचो। इधर क्रेडिटर चल रहे थे, 10 करोड़ के क्रेडिटर थे। आपने कहा एक काम करो, अपने अकाउंटेंट को बुलाया, बोला सबको बेच के आ जा। टोटल लगाया 15 5 20 और 16 36 और 2, टोटल असेट कितने के हैं, 38 करोड़ के असेट है। बोला पेमेंट कितना करना है अपने को, 10। तो आपने अकाउंटेंट को बोला मार्केट से कम कितने रुपए लेके आना, 28 करोड़ रुपए लेके आ जाना। भाई तू सारे असेट बेच के आ, 28। बोला 28 तो नहीं आएंगे, कुछ कम में बेचना पड़ेगा। तो 28 छोड़, एक काम कर तू 26 तो लेके आ, 26 करोड़ रुपए सारे असेट को बेच करके लेकर आ। तो अकाउंटेंट वाला नौ से क्या था, बोले हाँ मैं जाऊंगा और बेच के सबको ले आऊंगा। गया लैंड को बेचने, जमीन बिक गई, जमीन खरीद ली लोगों ने, बिक जाएगी आराम से। गया बिल्डिंग को बेचने, बिल्डिंग बिक गई। डेटर से पैसा लेने गया, डेटर ने पैसा दे दिया। अब एडवर्टीजमेंट बेचने गया, अब बोला भैया एडवर्टीजमेंट खरीदो कोई। एडवर्टीजमेंट क्या खरीदोगे इसके अंदर, भाई बोला एडवर्टीजमेंट 16 करोड़ का, एक काम करो 15 में ले लो। बोले क्या चीज है, बोले अमिताभ बच्चन आया था 1 साल पहले। बोले चलो 15 छोड़ो 12 में ले लो। कौन लेगा इसको, इसको फूटी कोड़ी नहीं देगा ये खर्चा, ये तो खर्चा एग्जॉस्ट हो गया। सिर्फ आप राइट ऑफ कर रहे हो ना, ये तभी तो फिक्टिशियस बोला, ये इमेजिनरी, ये कोई एसेट नहीं है। सिर्फ डबल एंट्री के लिए आपने एसेट बना रखा है इसको, बुक एंट्री के पर्पज से एसेट है, ये कोई एसेट थोड़ी ना है। तो तभी तो अपन लोग क्या पढ़ते हैं, जब भी अपन लोग पार्टनरशिप बनाते हैं तो इसको अपन पार्टनर कैपिटल में खत्म कर देते हैं। तो तभी तो खत्म करते हो, ये कोई एसेट थोड़ी ना है, लैंड को थोड़ी ना खत्म कर पाओगे। इसको बेचने जाओगे तो बिकेगा क्या ये एसेट, कौन खरीदेगा इसको, ये तो फेक एसेट है। अब अगला साल आया, आपने वापस एंट्री कर दी, कितने से करी। अब एडवर्टीजमेंट कितना दिखेगा आपको, तो धीरे धीरे खत्म करने वाला एसेट है ना, इसीलिए इसको क्या नाम दिया, फिक्टिशियस। इसकी रिजल्ट 0 है। इसको आप बताओ अगर 10 लाख में बेचोगे तो खरीदेगा 10 लाख में, 16 करोड़ की चीज को 10 लाख में बेचो, इतना तोड़ करके 10 लाख छोड़ो, 100 रुपए में कोई नहीं खरीदेगा एसेट को। क्यों, ये कोई एसेट थोड़ी ना है, ये तो एक बुक एंट्री है। सिर्फ सिर्फ बैलेंस शीट में असेट साइड दिख रहा है, बट ये नकली एसेट है। आई बात समझ में, तो इसको कभी कोई खरीदेगा नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। इसीलिए तो आज जैसे मान लो एक कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट पढ़ना है। अब मान लो इधर चल रहे हैं क्रेडिटर 25 लाख के, इधर है लैंड 5 लाख, मान लो बिल्डिंग 2 लाख,
अब इधर पीएनएल चल रहा है और डेबिट। अब पीएनएल डेबिट मतलब लॉस है भाई। डेबिट बैलेंस मतलब क्या है? लॉस है आपका। क्रेडिट बैलेंस में प्रॉफिट है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। अब मान लो ये चल रहा है आपका 10 लाख का, और मान लो इधर एक और चल रहा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 8 लाख का। और अब बोलो यार ये कंपनी बहुत परफेक्ट कंपनी है, ये कंपनी की बैलेंस शीट स्टडी कर रहे हैं और इस कंपनी को लोन दे देना चाहिए। तो भैया इस कंपनी के पास देखो लाइबिलिटी कितनी खड़ी हुई है और इधर असेट कितने हैं सिर्फ। भाई ये तो असेट ही नहीं है, तो डमी असेट है। कंपनी बोले नहीं हमारे तो असेट है अभी भी 25 लाख के, तो असेट का है? ये तो डमी असेट है, ये तो बिकेंगे ही नहीं, ये तो बुक एंट्री वाले असेट है। तो इसीलिए क्या बोला, फिक्टिशियस असेट आर दोज असेट व्हिच आर रिटन ऑफ ओवर द पीरियड। जिनको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे वो फिक्टिशियस असेट है। इस खर्चे को बुक में दिख रहा है, सिर्फ राइट ऑफ करना बाकी है। बाकी ये कोई एसेट नहीं था, ये पहले इनकर हो चुके हैं, जिसको सिर्फ खत्म करना बाकी है। ये कहलाता है फिक्टिशियस एसेट। और इसीलिए ये कौन से हेड में जाते हैं? असेट हेड में, क्योंकि इनमें डेबिट बैलेंस होता है। असेट नहीं है ये, डेबिट बैलेंस है, इसलिए असेट साइड लिख रहा हूं मैं इसको। आई बात समझ में? एंड दीज आर नोन एज फिक्टिशियस एसेट, इसलिए कैटेगरी अलग कर दी बिल्कुल। बोलो आई बात समझ में? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? तो अब बताओ, रिकॉल रूल समझ में आ गया, एक्सपेंस रेवेन्यू समझ आ गया। हमेशा ध्यान रखेंगे एक्सपेंस रेवेन्यू क्या करेंगे, हमेशा राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? हमेशा राइट ऑफ। अच्छा एक और एग्जांपल सीखते हैं अपन लोग। जैसे मान लो एक ट्रायल बैलेंस है, अब इधर रेंट चल रहा है, इधर चल रहा है 5,000 रुपए। अब आपको नहीं पता है पेड है कि रिसीव है, आपको नहीं पता है पेड है कि रिसीव है। अब बताओ कैसे पता लगेगा? क्या पेड ही मानेंगे, क्या पेड मानेंगे, या देख के पता लग रहा है? पेड मानेंगे नहीं, देख के पता लग रहा है, क्योंकि डेबिट साइड लिखा हुआ है। क्योंकि डेबिट साइड, अगर आउटसाइड ऐसे रेंट लिखा होगा तो पेड मानेंगे, बट आपको यहां पर रेंट कहां लिखा हुआ है? डेबिट साइड। मतलब अब ये कहां पर आ रहा है ट्रांजेक्शन? तो मतलब सर जर्नल एंट्री हो चुकी है। अगर ट्रायल में अगर जर्नल एंट्री हो चुकी है, और जर्नल एंट्री में बताओ रेंट क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा बोलो? डेबिट, तभी तो डेबिट साइड दिख रहा है भाई। डेबिट साइड दिख रहा है, जर्नल एंट्री डेबिट हो चुका है, तो क्या जर्नल एंट्री होगी? और सिर्फ क्या करना बाकी है? क्रिएट तो हो गया भाई। ट्रायल बैलेंस में कोई फिगर है, मतलब क्रिएट तो हो गया, सिर्फ क्लोज करना बाकी है। और कैटेगरी एक्सपेंस तो क्लोज करेंगे। अच्छा मान लो अब नीचे ऐसा लिखा हुआ है, मान लो लिखा है प्रीपेड रेंट 2,000 रुपए। अब मेरे को बताओ इसकी जर्नल एंट्री हुई क्या? भाई ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा है, मतलब जर्नल एंट्री हुई क्या? नहीं, वरना ट्रायल बैलेंस में दिखता नहीं है, मतलब जर्नल एंट्री नहीं हुई। अब बोलो प्रीपेड रेंट की क्या जर्नल एंट्री करोगे? सिर्फ जर्नल एंट्री बताओ, प्रीपेड रेंट टू। तो आपने कहा सर हम जर्नल एंट्री करेंगे प्रीपेड रेंट टू। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने जैसे जर्नल एंट्री करी प्रीपेड रेंट टू रेंट, कितने रुपए से करी है? अब ऊपर रेंट कितना डेबिट दिख रहा है आपको? अब रेंट डेबिट दिख रहा है 5,000। आपने एंट्री प्रीपेड रेंट टू रेंट कितने से करी? तो आपने बताओ डेबिट किया था 5,000, आपने क्रेडिट कितना किया? 2,000। तो बताओ, अब आप ऐसे रटते थे ना एक पीएनएल में कि टू रेंट लिख करके लेस कर देंगे अपन प्रीपेड, ऐसे याद कराते थे। याद नहीं करना, आप लॉजिक समझो। भैया 5,000 ऊपर डेबिट है, आपने जनरल एंट्री करी प्रीपेड रेंट टू रेंट 2,000, तो रेंट में नेट डेबिट बचा ही कितना? सिर्फ 3,000। तो पीएनएल राइट ऑफ सिर्फ 3,000 ही होगा। तो आप पीएनएल में क्या लिखोगे? लेस भी हटाओ, तो रेंट कितना करोगे डायरेक्ट? और प्रीपेड रेंट कौन सी कैटेगरी है? असेट। तो प्रीपेड रेंट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा प्रीपेड रेंट। कितने से? समझ में आया? हो गया ट्रीटमेंट। अब जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ये एक ट्रायल बैलेंस है, इसमें लिखा है सैलरी 50,000, और इधर लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हमको पीएनएल अकाउंट बनाना है, मेरे को पीएनएल बनाना है, तो बोलो अब इसमें टू सैलरी एक्सपेंस है, टू सैलरी कितना लिखूं बताओ? टू सैलरी कितना लिखें? 48। आप फिर पता है बिना लॉजिक से बोलते हो, कितना होगा? 52। कितने लोग बोल रहे हैं सर 52 होगा? मैं तीन ऑप्शन दे रहा हूं, पहला 48, दूसरा 50, और तीसरा 52। और मैं फिर बोल रहा हूं आप दिमाग लगा के बोलना, बिना सोचे समझे मत बोलना।
बोलो कितना होगा? 50? फिर सोचो, या 52 होगा? बोलो। अपन ऐड नहीं करते थे क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी? क्या होगा? मतलब आप बोल रहे हो, अच्छा चलो मैं यहां भी लिख देता हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, और ये ऑप्शन चेंज हो गए। चलो छोड़ो, अब क्या करेंगे बताओ? तो कितना लिखूं, मेरे को बताओ। पीएनएल में से इतना फिगर लिखो सैलरी का, और बैलेंस शीट में कितना लिखूंगा बता दो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपसे मैंने, यहाँ दिमाग लगाओ तुम। कितना लिखूं बताओ पीएनएल में टू सैलरी करके? 49। 49, ठीक है। और इधर, इधर लो, लाइबिलिटी साइड कितना लिखूं? 3000। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 3000। अब ये सब समझ लो, तुम्हारे कंसेप्ट बिल्कुल, तुम्हारे 11th में जिस टीचर ने पढ़ाया उसको डंडे मारना जाके, है ना। मैं बिल्कुल नालायकी करी 11th में पढ़ने में, ठीक है ना। 11th में बिल्कुल नालायकी करी है। हाँ, तो रटो, तभी तो आज तकलीफें आ रही, रटा था तो। अब मैं समझा रहा हूं तो ध्यान दो इधर। अब मेरे को, मैं फिर बोल रहा हूं, आप सिर्फ लॉजिक समझो। आप सिर्फ ये चीज सेट कर लो दिमाग में कि कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में मतलब जर्नल एंट्री हो चुकी है, और जर्नल एंट्री आनी चाहिए अपने को। एनीथिंग विच इज इन ट्रायल बैलेंस उसकी जर्नल एंट्री हो चुकी है, और अपने को सिर्फ जर्नल एंट्री आनी चाहिए। मेरे को आप एक बात बताओ, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन क्या है? आउटसाइड ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन क्या है? मतलब बोलो, इस 3000 की एंट्री हुई क्या? हुई क्या? अब बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या होती है? आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी की सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी टू, ठीक है। एंट्री करी, सिर्फ जर्नल एंट्री, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री आनी चाहिए। अपन ने एंट्री करी सैलरी टू, कितने से करी बताओ? अभी देखो, आप ही आंसर बताओगे, देखना कितने से एंट्री करी। बताओ, ऊपर सैलरी डेबिट कितना दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में? कितना डेबिट दिख रहा है? आपने और कितना डेबिट किया? 3000। तो बताओ टोटल सैलरी में कितना डेबिट हुआ? कितना डेबिट हुआ? 53। अच्छा, अब मेरे को बताओ, ये चीज जो ट्रायल बैलेंस में है, इसकी जर्नल एंट्री हुई कि नहीं हुई? हो गई ना, तभी तो ट्रायल बैलेंस में आया। मतलब सर इसका जर्नल एंट्री हो चुका है। अब बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा? सैलरी टू कितने रुपए से? तो आप वापस थोड़ी ना करोगे इस एंट्री को। मतलब बताओ, आपने ये सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 रुपए कर चुके होंगे ना? यस और नो? तो सर ये 2000 की एंट्री तो हो गई ना। तो ये 50 के अंदर बताओ, ये दो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 50 इज इंक्लूसिव ऑफ टू ना। अच्छा बताओ, पे कितना हुआ? 50 हुआ कि 48 पे हुआ? भाई आपको सैलरी डेबिट 50 दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग दो दिख रहा है, मतलब 48 ही तो पे हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी दो दिख रहा है और 50 डेबिट दिख रहा है, 48 ही तो पे हुआ है। तो मेरे को एक बात बताओ, अब आपका सैलरी डेबिट 50 है, और आपने एक और एंट्री कितने ही करी, 3 की, तो टोटल डेबिट कितना हो गया? तो आप जब पीएनएल बनाओगे उसमें क्या लिखोगे? कितना? और अगर मैं ये नहीं लिखता इंफॉर्मेशन, मान लो ये नहीं होती, तो सिर्फ 50 डेबिट होता पीएनएल में, 52 भी नहीं होता, क्योंकि इस 2000 की तो ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। ये जो 50 है ये 2000 ऑलरेडी इंक्लूड कर रहा है। मेरी बात समझे आप? तो आप पीएनएल के अंदर टू सैलरी कितना लिखोगे? और पता है अब आप कैसे, आप लोगों ने कैसे याद किया हुआ है? टू सैलरी और आउटस्टैंडिंग को क्या कर दो? ऐड कर दो। कितना? अब गड़बड़ कब कर दोगे? जब ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग दिख जाएगा तब गलत हो जाएगा। आउटसाइड ट्रायल बैलेंस से तो ऐड करना सही है, बट ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी। तो आपको टू सैलरी सिर्फ कितना करना है? 53। और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना जाएगा? 3 तो वो और 2, टोटल कितना जाएगा? 5000 रुपए। आई बात समझ में? सिंपल लॉजिक कि सर कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में तो जर्नल एंट्री हो चुकी है।
तो आपको समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल और देता हूं, समझो मेरी बात। रेंट 30,000, मैंने यहां लिखा कि हाउस 1, H1 H2 मतलब हाउस 1 हाउस 2। अब प्रीपेड रेंट हाउस 1, रेंट प्रीपेड फॉर हाउस 2 7,000 रुपए। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले मेरे को बताओ, अगर पीएनएल, अब दिमाग लगा के सोचना है ना, पीएनएल में जाना है और एक बैलेंस शीट पे जाना है। बताओ सबसे पहले पीएनएल, रेंट कितना दिख रहा है तुम लोगों को? 30,000 डेबिट दिख रहा है। प्रीपेड रेंट कितना दिख रहा है? 5,000। अब बोलो, इसकी जर्नल एंट्री हो चुकी होगी, क्या एंट्री हुई होगी? प्रीपेड रेंट टू रेंट, मतलब सर प्रीपेड रेंट टू रेंट, रेंट नेट होके 30,000 रुपए आया होगा। भाई अपन ने रेंट पे ज्यादा किया होगा, नेट होके दिख रहा है फिगर मेरे को, यस और नो? तो सर इस 5,000 की तो एंट्री प्रीपेड रेंट टू रेंट ऑलरेडी हो चुकी है। ये एंट्री ऑलरेडी, तो इसका तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब नीचे प्रीपेड रेंट कितना दिख रहा है, इसकी एंट्री हुई या नहीं हुई? तो बोलो क्या एंट्री करोगे? प्रीपेड रेंट टू कितने रुपए से करोगे? गुड। तो आप बोलोगे सर एक एंट्री करेंगे हम लोग, ये नहीं करेंगे, एक करेंगे प्रीपेड रेंट टू रेंट, कितने से? 7,000। अब बताओ ऊपर रेंट कितना डेबिट दिख रहा है, सर कितना क्रेडिट दिख रहा है? तो ऊपर डेबिट 30, क्रेडिट 7, नेट कितना बचा रेंट में डेबिट? तो आप बताओ नेट रेंट में डेबिट कितना बचा? 23,000। रेंट कैटेगरी कौन सी है? तो राइट ऑफ कितना करें? तो रेंट कितना? अब आप क्या करते हैं, 30 माइनस प्रीपेड, ऐसे याद करते थे, अपने को ऐसे करना ही नहीं है, कोई माइनस प्लस नहीं करना, ऑटोमेटिक जर्नल एंट्री के थ्रू नेट ऑफ करते जाओ आप। कुछ प्लस माइनस याद नहीं करना अपने को, जर्नल एंट्री के थ्रू नेट ऑफ करते जाओ आप। डेबिट क्रेडिट हुआ, अपोजिट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, रेंट 35 पे किया होगा, ठीक है ना? रेंट कितना पे किया होगा? 35, नीचे वाला 7 अलग हुआ। आई बात समझ में? कोई डाउट? और प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट में कितना दिखेगा बताओ? 12,000, 7 और 5, 12। समझ आया? अच्छा, एक और एग्जांपल बता दो। बताओ सबसे पहले बताओ, ये ट्रायल बैलेंस सही है कि गलत है? मैंने दो आइटम लिखे, ये ट्रायल बैलेंस सही लिखा है या गलत लिखा? वेदर दिस ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट और रॉन्ग, एंड इफ यस देन हाउ कम, सही क्यों है, और गलत है तो गलत क्यों है, बताओ। वापस बोल रहा हूँ, जर्नल एंट्री सोचो, सोचो जर्नल एंट्री, अपने आप तुमको दिमाग में आ जाएगा। डेबिट दिख रहा है मतलब जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ होगा, क्रेडिट में जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ होगा, तो अपने आप तुमको पता लग जाएगा सही है गलत है। बताओ सही है कि गलत है ट्रायल बैलेंस? सही है। कमीशन और एडवांस कमीशन, सही है कि गलत है, बताओ। चलो एक एग्जांपल और बता, थोड़ा इजी एग्जांपल कर। बताओ एग्जांपल सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? कंसेप्ट सॉलिड कर दूंगा मैं तुमको, तुम सिर्फ फोकस करो। बताओ गलत क्यों है? प्रीपेड किधर आना चाहिए, किधर आना चाहिए बताओ? प्रीपेड क्रेडिट में आना चाहिए, फिर कैसे बोल के
प्रीपेड एसेट है तो डेबिट आना चाहिए। मेरे को आप एक बात बताओ, जर्नल, मैं बार बार बोल रहा हूं तुम जर्नल एंट्री पे जाओ, रेंट आपको कहां दिख रहा है? मतलब क्रेडिट क्या होगा? रेंट इनकम है। अब रेंट सर आप एक तरफ तो बोल रहे हो इनकम है, और एक तरफ प्रीपेड रेंट बता रहे हो, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है भाई? रेंट इनकम है तो सर आपने एंट्री करी होगी कैश टू रेंट, तभी यहां 50,000 हमको नजर आ रहा है, ये 50,000 इधर आ गया। तो सर साथ में प्रीपेड रेंट कैसे हो सकता है? रेंट एक्सपेंस होगा तो प्रीपेड रेंट चलेगा ना। मेरी बात समझे आप? प्रीपेड रेंट की एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड रेंट टू रेंट। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, दोनों अपोजिट चीज कैसे हो सकती है? ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नहीं, मैं प्योरली रेंट एग्जांपल बता रहा हूं। डोंट गेट कंफ्यूज, रेंट एक तरफ इनकम एक तरफ प्रीपेड है, मैं एक ही बात कर रहा हूं। पूरा क्वेश्चन लेता हो सकता है, बट मैं रेंट, अगर आप ये सिर्फ कंसेप्ट पॉइंट समझाने के लिए, भाई अगर रेंट इधर इनकम है तो प्रीपेड हो नहीं सकता, या तो अक्रूड होगा या अनअर्न्ड होगा। भाई इनकम के साथ दो चीज चलेगी, या तो अक्रूड या अनअर्न्ड। मेरी बात समझे? हाँ, अगर मैं इधर अक्रूड लिखता तो सही होता सर, कि अक्रूड रेंट इधर दिखता तो अक्रूड की एंट्री क्या होती बोलो? अक्रूड रेंट टू रेंट, अक्रूड रेंट असेट है। तुम तो जर्नल एंट्री ये सोच के बना लो, इधर डेबिट है मतलब जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है, इधर क्रेडिट है मतलब जर्नल एंट्री क्रेडिट हुआ है। अब अक्रूड रेंट डेबिट है तो आपने एंट्री क्या करी होगी? कितने रुपए से करी होगी? ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है ना, तो ट्रायल बैलेंस दिख रहा है। इसका मतलब बोलो रेंट मेरे को रिसीव कितना हुआ होगा? 8 की 40। भाई आप एक बात बताओ, 50,000 रुपए तुम्हारे क्रेडिट साइड नजर आ रहे हैं, 10,000 रुपए अभी तक आने बाकी हैं, तो 40 ही तो आया होगा। लेकिन आप बताओ, ये जो 50,000 है इसमें 10,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है ना, इस 50 में 10 तो ऑलरेडी एडजस्टेड है ना। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो रेंट है ये कौन सी कैटेगरी? क्रेडिट साइड है, और क्रेडिट साइड है तो या तो आर होगा या ई होगा, सॉरी या तो आर या सी या एल। अब सी और एल तो हो नहीं सकता रेंट, तो बचा क्या? आर रेवेन्यू, और रेवेन्यू तो क्लोज करेंगे। तो अब रेंट कौन साइड है? क्रेडिट साइड है, तो क्लोज कैसे करेंगे? रेंट टू कितने रुपए से? और ये 50,000 में 10,000 अक्रूड रेंट आ चुका है ना ऑलरेडी। तो आप जब पीएनएल बनाओगे तो उसमें कैसे पोस्टिंग करोगे? कितने रुपए से? सुनो, और बैलेंस शीट के अंदर अब बताओ, अक्रूड रेंट कित कहां लिखेंगे? डेबिट बैलेंस है तो कहां लिखेंगे बोलो? तो अक्रूड रेंट यहां लिख दें। आई बात समझ में? यस और नो? अब ये एग्जांपल समझो। सर कमीशन कहां दिख रहा है? डेबिट मतलब एक्सपेंस है। कमीशन कहां दिख रहा है? मतलब सर आप एक तरफ तो बोल रहे हो आपने एंट्री करी होगी कमीशन टू कैश, कितने से? और दूसरी तरफ एडवांस कमीशन को असेट बता रहे हो, लाइबिलिटी बता रहे हो। भाई पेमेंट कर रहे हैं और एडवांस कमीशन मतलब क्रेडिट साइड लिख रहे हो, तो लाइबिलिटी हुआ। तो एडवांस के बजाय प्रीपेड वर्ड आना चाहिए यहां पे, और आना कहां चाहिए था? एडवांस मतलब ये वर्ड इनकम, अक्रूड और अनअर्न, अनअर्न एडवांस एक ही बात है, ये दोनों वर्ड इनकम के साथ चलते हैं। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस के साथ चलेंगे। अब एक तरफ मैं कमीशन को एक्सपेंस बता रहा हूं और एक तरफ एडवांस कमीशन बता रहा हूं, मतलब कैसे होगा एडवांस कमीशन? एडवांस कमीशन तो एंट्री कैसे होगी? तो सर एक तरफ तो आप बोल रहे हो पे किया और एक तरफ रिसीव किया, तो एक साथ नहीं हो सकता। ये एग्जांपल ट्रायल बैलेंस का गलत है ये। भाई बस यहां अगर सोचो, अगर ऐसा होता कमीशन डेबिट और क्रेडिट 50,000, और यहां होता प्रीपेड कमीशन, तो ये सही होता। अच्छा अब बताओ पीएनएल में क्या करते बोलो? अच्छा बोलो कितना कमीशन पे किया? 50,000 या 52,000?
प्रीपेड की एंट्री हो चुकी है ना ऑलरेडी, तो प्रीपेड की एंट्री क्या हुई होगी भाई? आप प्रीपेड की एंट्री क्या है मेरे को बताओ, प्रीपेड कमीशन। अब आप मेरे को बताओ आपने क्या एंट्री करी होगी? टू कमीशन कितने से करी होगी? यस और नो? अब ये सर क्रेडिट 2000 हुआ, ऊपर डेबिट कितना नजर आ रहा है? 50। तो पहले पे किया होगा ना हमने, और नेट बच रहा है 50। भाई नेट बचा 50, तो ग्रॉस तो 52 होगा ना। तो सर आपने ऐसे पे किया होगा, क्या किया होगा, कितना दिया होगा? अब इसका अगर नेट ट्रायल बैलेंस बने, सोचो ये दो एंट्री का मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊं, तो कमीशन डेबिट 52, क्रेडिट 2, कमीशन में नेट डेबिट कितना बचा? प्रीपेड में नेट डेबिट कितना है? ये बन गया ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस दिख रहा है आपको ऊपर। तो कमीशन कैटेगरी कौन सी है? तो राइट ऑफ कैसे करेंगे? 2। और बैलेंस शीट में असेट साइड कितना लिख दें? में आया, अब समझाओ, कोई दिक्कत? क्लियर है? इसी तरह एक एग्जांपल और लेता हूं लास्ट। डेटर्स 50,000, बैड डेप 3,000, और नीचे लिख दिया एडिशनल बैड डेप 10,000। अब सिर्फ जर्नल एंट्री सोचो, सर बैड डेप दिख रहा है मतलब जर्नल एंट्री हो चुकी है। और जर्नल एंट्री फॉर बैड डेप, आप बोलोगे सर एंट्री होगी बैड डेप 2। अब बोलो ये 3,000 की एंट्री हो चुकी है, तो सर ये एंट्री तो ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब जो डेटर नेट है इसमें कितना एडजस्ट हो गया? इधर बैड डेप डेबिट 3, इसकी एंट्री करना बाकी है। अब बोलो इसकी एंट्री क्या होगी, कितने से होगी? है 10,000। अब बताओ ऊपर बैड डेप कितना था? 3, आपने बैड डेप कितना डेबिट और किया? 10। तो बोलो टोटल बैड डेप कितना डेबिट हो गया? तो टोटल बैड डेप में डेबिट कितने का हो गया? 13। तो अब बताओ P&L के अंदर कितना राइट ऑफ करें? यस और नो? अब अगर सर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, तो असेट साइड डेटर कितना लिखे? 50,000। अब बताओ ये 3,000 लेस करना है कि ऑलरेडी लेस हो चुका है? कितना लेस करना बाकी है? तो कितना लेस कर दूं, और आउटर में कितना लिख दूं? है समझ में? नहीं डाउट? वापस समझाऊं? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अपन फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? अब रेक्टिफिकेशन में डाउट है मैं कल ले लूंगा, ठीक है ना? आज तो टाइम हो गया। ठीक है, समझ में आया पूरा कंसेप्ट? ठीक है, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड भी कर दिया पूरा, आपको उसका अपडेट कर दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है ना? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।